हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट विद आनंद झा में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रियल नंबर क्या होता है, उसके क्या क्या डिविजन्स हैं और किस आधार पर उन डिवीजनों को किया गया है, उनके रूल्स क्या हैं, कौन से नंबर किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब हमने जाना था। आज हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। लेकिन एप्लीकेशंस को जानने से पहले उसमें दो वर्ड यूज होने वाला है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। उन दोनों में डिफरेंस वो है लेमा और एल्गोरिदम। लेमा क्या होता है? एक स्टेटमेंट, वन लाइन स्टेटमेंट होना चाहिए, एक स्टेटमेंट जो कि प्रूवन हो, वो फैक्ट हो, ऐसा स्टेटमेंट जो वन लाइन में प्रूव्ड किया जा सके मैथमेटिकली, वो लेमा कहा जाता है। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस होता है। किसी भी प्रॉब्लम को हम जिस वे या जिस प्रोसेस के द्वारा हम सॉल्व करते हैं वो एल्गोरिदम कहलाता है। हर प्रॉब्लम का एक एल्गोरिदम होता है जिसके द्वारा वो सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे एल्गोरिदम को हम यदि इन दोनों में रिलेट करें तो जैसे कि ये किसी मान लेते हैं कि ये कोई स्टेटमेंट है, वो एक लेमा कहला रहा है क्योंकि हमने उस स्टेटमेंट को प्रूव किया है। वैसे ही दो या दो से अधिक लेमा को यूज करके हम कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसी सवाल को सुलझाते हैं एक से अधिक स्टेप में, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट का यूज करके या एक ही स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार यूज करके, तो वो एल्गोरिदम कहलाता है। जितने भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स होते हैं उन सब में एल्गोरिदम का यूज होता है। जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उन सभी में हम एल्गोरिदम का ही यूज करते हैं। लेमा एक रूल हो सकता है। इन दोनों का और विस्तार से जो डिफरेंस है वो हम अभी आगे जानेंगे। दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पहला थ्योरम 1 के रूप में है, वो है एक्लर्ड डिवीजन लेमा। लेकिन वो कुछ ऐसा चीज है जो हम पहले से जानते हैं, लेकिन हमने कभी उसको उस नाम से नहीं जाना, इसलिए हमें आज वो पता नहीं है। आपको याद होगा कि हम बचपन में कैसे हम डिवीजन को दिखाते थे, या आज भी हम डिवाइड करते हैं तो कैसे दिखाते हैं। मान लीजिए कोई भी एक नंबर है a और इसको हम डिवाइड करते हैं नंबर b से, जो बचता है वो रिमाइंडर होता है, जो यहां बचता है वो क्वोशिएंट होता है। तो दोस्तों, जब हम इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं तो हमें याद होगा कि हम कुछ ऐसा लिखते थे, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर a जो होता था वो क्या होता था? डिविडेंड। b क्या होता था? डिवाइजर। q क्या होता था? क्वोशिएंट। और r होता था रिमाइंडर। तो हम इस रूप में किसी भी डिवीजन को दिखाते थे। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट कहता था कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exists unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than equal to b। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं।
इसको समझाने के लिए। यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि कहता था कि अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हो a और b और वह कुछ इस तरीके का रिलेशन रखता हो a, b, q और r के साथ, जो कि दूसरा इंटीजर हो, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर r जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, वो हमेशा आपके डिवाइजर से छोटा होगा। ये स्टेटमेंट है। क्या ये यही स्टेटमेंट हमने यहां नहीं लिखा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेटमेंट का हम यूज करते आ रहे हैं। सिर्फ इतना सा ही अलग चीज है कि यहां पे हमने जो लिखा है वो सारे के सारे इंटीजर्स के लिए लिखे हैं। ये इंटीजर्स के साथ साथ नॉन इंटीजर्स के लिए भी वैलिड होता है। हम डिवाइड दे सकते हैं, पॉइंट में आंसर्स आएंगे, लेकिन हम दे सकते हैं। लेकिन यदि हम इंटीजर के लिए कहें तो इसी स्टेटमेंट को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो लेमा एक लाइन का स्टेटमेंट है जो कि यही कह रहा है। तो यदि इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए यदि a और b इंटीजर्स हैं और q एंड r को भी इंटीजर्स ही आना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो फिक्स है कि a बड़ा होगा b से, तभी हम डिवाइड दे पाएंगे, नहीं तो पॉइंट्स पे आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, वो इंटीजर रहेगा नहीं। तो इसलिए इंटीजर रहने के लिए a का हमेशा b से बड़ा होना जरूरी है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है b r से बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ ये रिलेशन बनेगा, a बड़ा है b से और b बड़ा है r से और r बड़ा है 0 से या बराबर हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या यूज है। दोस्तों, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया जाता है एल्गोरिथम के फॉर्म में HCF फाइंड करने के लिए। HCF फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? यूक्लिड डिवीजन लेमा का। चूंकि ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, तो इसलिए इसको हम किस चीज के द्वारा फाइंड करते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा ना कह के एल्गोरिथम कहते हैं। इसलिए जब हम HCF फाइंड करते हैं तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। आपके बुक में भी इसी चीज का यूज किया गया है। तो दोस्तों, जब हम HCF फाइंड करेंगे तो हम एल्गोरिथम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक बार फाइंड करके देखते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, ताकि हम इस चीज को समझ सकें। तो दोस्तों, पहले हम एग्जाम्पल देके देखते हैं कि हम HCF कैसे फाइंड करते हैं डिवीजन से, फिर इसको एल्गोरिथम से रिलेट करेंगे। तो दोस्तों, एक बार देखते हैं, दो हमने इंटीजर ले लिया, एक 455 है और एक 42 है। हमें पता है कि 455 42 से बड़ा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम 42 से डिवाइड देंगे 455 को। तो एक बार में दिया तो 42 आया और इसमें 3 बच जाएगा और 5 नीचे आएगा तो यहाँ पे 10 आना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे छोटा हो जाता है 35 इससे छोटा हो जाता है 42 से। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये 10 होगा और यहाँ पे 35 आ जाएगा। 35 अगेन छोटा है 42 से, तो डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में चला जाएगा। हमको पॉइंट में लाना नहीं है, हमें HCF फाइंड करने के लिए रिमाइंडर 0 लाना है। यहाँ पे 35 आया है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले डिवाइजर था उसको हम इस बार डिविडेंड में डाल देंगे। डिविडेंड की जगह डाल दिया हमने, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर हो गया। उसके बाद हमने फिर से डिवाइड किया, 35 1 जा 35 और इस बार 7 बचा। अगेन ये 0 नहीं है, ये रिमाइंडर है लेकिन ये 0 नहीं है, तो इस बार फिर से एक बार डिवीजन चलेगा। तो इस बार जो रिमाइंडर था वो तो डिविजर हो गया, और जो रिमाइंडर पहले स्टेप में था वो अब डिविडेंड में आना चाहिए था, डिविडेंड में आ गया। डिविडेंड में आया तो उसके बाद ये इस बार 7 5 से 35 ये 0 0 हो गया, आगे का कोई स्टेप नहीं है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ तो वो जो डिविजर था
उस स्टेप के लिए वो एचसीएफ होगा। एचसीएफ किसका होगा? एचसीएफ होगा पहले स्टेप में जो थे पार्ट 42 455 उनका, 35 42 उनका, 7 और 35 उनका। आप इन तीनों का ही एचसीएफ फाइंड करके देखिए 7 ही आएगा। एक्चुअली में एचसीएफ होता क्या है कि जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो एचसीएफ कहलाता है। तो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़ा नंबर है 455 है उसको कैसे फैक्टर करके छोटे नंबर्स में ले आए, ताकि हम एक बार ऐसे छोटे छोटे 2 स्टेप्स करके हम 7 और 35 का, क्योंकि ये इसका एचसीएफ फाइंड करना बहुत आसान है, ये तो कर सकते हैं, बड़े नंबर का नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको फैक्टर करते हैं। और वो फैक्टर किसके द्वारा होता है? एल्गोरिदम के द्वारा। वो फैक्टर हम यूक्लिड एल्गोरिदम द्वारा हम उसको फाइंड करते हैं। अब देखते हैं कि हमने ऐसे करके क्यों किया। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल लेके देखेंगे ताकि समझ पाए इस चीज को। एक बार देखिए, क्या ऐसा फॉर्म था, ए को डिवाइड करते थे बी से, क्यू बचता था आर, और उसको हम लिखते कहते थे ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ऐसे लिखते थे। तो दोस्तों, क्या ये पहला स्टेप जो डिवीजन का है, जो पहला स्टेप है डिवीजन का, उसको ऐसे लिख सकते हैं 455, इसी को इससे कंपेयर करके हम ऐसा लिख सकते हैं 455 इजकल टू 42 इंटू 10 इसका प्लस 35, जो कि रिमाइंडर है यहाँ पे। तो ये आ गया। मान लीजिए एक दूसरा स्टेप है, यहां पे लिखते हैं तो 42 इजकल टू 35 इंटू 1 प्लस 7, जो कि यहाँ का रिमाइंडर है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एक तीसरा जो डिवीजन है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 35 इजकल टू, जो कि यहाँ को 35 इजकल टू 7 इंटू 5 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। जैसे ही ये आया, इसका जो ये पार्ट होगा ये एचसीएफ होगा। तो हमने ऐसा करके क्यों देखा? यदि हम इसको ऐसे, डिवीजन तो हमको आता है, यदि हम डिवीजन से एचसीएफ निकालना सीख जाएं, हम रफ में करके एल्गोरिथम फटाफट लिख सकते हैं, ये आसानी होगा कैलकुलेशन के लिए। हम इसलिए मैंने आपको एल्गोरिथम बताने से पहले ये बताना जरूरी समझा। इसको एक और एग्जांपल करके देखेंगे ताकि हमको आसानी से समझ में आए, जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार क्लियर हो जाएगा, जो भी बचेगा वो। मान लीजिए हमें एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ किस किस का फाइंड करना है? फाइंड करना है मान लीजिए 4052, और दूसरा नंबर है आपका 12576। ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको यदि फैक्टर करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको जरा हम इस मेथड से डालते हैं, ये कितना जल्दी हो जाएगा ये देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम 12576 को डिवाइड देंगे किससे? 4052 से डिवाइड देंगे। यदि हम देखें तो 3 टाइम्स में 12,000 के आसपास आ रहा है, तो 3 टाइम्स में देके देखते हैं 12,156। यदि इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा 420, जो कि 0 नहीं है। ये डिवाइड करना आसान था, इसको हम रफ में करके देख सकते थे, वो आप करके देख लीजिएगा, आ जाएगा इतना ही आएगा, 12,156 आएगा। जो कि इससे छोटा है 420, रिमाइंडर बच गया। चूंकि ये इससे बड़ा है तो और डिवाइड हो नहीं सकता था, 4 टाइम्स हो नहीं सकता था, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला स्टेप में 420 रिमाइंडर है, जो कि 0 भी नहीं है, इसलिए ये एचसीएफ नहीं होगा। तो एक अगला स्टेप फिर से देंगे, डिवाइड का साइन बनाएंगे। इस बार जो यहां पे था वो रिप्लेस होगा यहाँ 4052, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको वैसे ही रहने देंगे, और जो डिवाइड कर रहा था इतनी देर से उसको हम डिविडेंड में लेके आ गए। डिविडेंड में लेके आए, 420 से अब डिवाइड देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 10 टाइम्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि 4200 के आसपास आ जाएगा, इसलिए 9 टाइम्स में चांसेस हैं ये चला जाए। 9 टाइम्स में यदि देते हैं तो 0 का 0 आएगा, और 9 टू 18 और 37 इतना आएगा। इसको यदि घटाते हैं 2, ये हो जाएगा 7 और 9 में से 7 272 बचेगा।
ये अगेन 0 नहीं है, तो ये HCF तो हुआ नहीं, एक और स्टेप जाएगा। तो फिर से डिवाइड का साइन बनाएंगे, फिर से डिवाइड का साइन बनाएंगे। अब क्या आना चाहिए यहाँ पे? 422 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 टाइम्स में लग नहीं सकता, एक ही टाइम्स में पॉसिबल है। 272 लिखा, 272 लिखा तो ये आ जाएगा आपका 148। अगेन ये भी 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो एक बार फिर से डिवाइड देंगे। अगेन यहाँ पे क्या आएगा? 272। क्या ये 2 बार में हो सकता है? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि 296 के आसपास आ जाएगा। 296 2 टाइम्स में होगा नहीं, 1 टाइम्स में होगा, तो 148। फिर से घटाएंगे, इस बार घटाएंगे तो 124 बचेगा। अगेन ये 0 नहीं है, तो क्या होना चाहिए? 148 आना चाहिए यहाँ पे। 148 1 टाइम्स 124, अगेन 24। ये भी 0 नहीं है, फिर से एक बार डिवाइड देंगे। 124, क्या ये कट जाएगा इस बार? क्या ये कट जाएगा? 5 करके देखते हैं, तो ये हो जाता है 120, यहाँ 4 बचेगा। अगेन ये 0 नहीं है, आखिरी बार डिवाइड देके देखते हैं। ये है 24 6 टाइम्स में 24, ये 0 0 हो जाएगा। क्या ये इस बार रिमाइंडर 0 बचा है? जी, R इक्वल टू 0 आ गया। तो HCF क्या होगा? 4। तो HCF इक्वल टू 4 हुआ। ये HCF किस किस का हुआ? HCF ऑफ 4052, 12576, ये इक्वल टू HCF ऑफ 420, 4052, ये हो सकता है। ये HCF हुआ आपका 272, 420, या ये HCF हो सकता था 148, 272, या ये HCF हो सकता था 124, 148 इसका, या फिर HCF हो सकता था ये 124, 24 का, और ये HCF हो सकता था 424 का। इन सब का HCF सेम होगा 4 के इक्वल। हमने क्या किया, जो ये बड़ा वाला नंबर था उसको हमने इतने स्टेप्स में तोड़ दिए और फिर हमने निकाला इन सब के कॉमन HCF होंगे, वो है 4। यही एल्गोरिथम है। अब यदि हम इसको एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखें, यूक्लिड एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे? इस स्टेप्स को जरा हम देखते हैं और इस बार कंफ्यूजन दूर कर लेंगे, ताकि एल्गोरिथम लिखने में हमको कोई दिक्कत ना हो। तो हमको पता है कि जब a को डिवाइड देते हैं b से, तो यहाँ q बचता है, इधर r बचता है, तो हम लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। लिख के देखते हैं इस वाले स्टेप में क्या लिखेंगे। आप भी अपने साथ साथ कॉपी पे लिख के देखिए क्या होता है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं 12,576 कैन बी रिटन एज 4052 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 420। अगेन फिर से एक इस स्टेप पे क्या लिखें, 4052 इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 272। अगेन इस वाले स्टेप में लिख के देखें तो 420 इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 148। इस स्टेप में लिख के देखें तो 272 इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 124। इस वाले स्टेप में लिख के देखें 148 इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24, और इस वाले स्टेप में लिखें 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, और इस वाले स्टेप में लिखें 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। जैसे ही ये 0 आया रिमाइंडर, इसका मतलब ये हो गया आपका HCF। ये एल्गोरिथम्स के पार्ट हैं, आपको इतनी बार लिखना पड़ेगा यदि क्वेश्चन आ जाता है। इतने बड़े क्वेश्चंस आने की उम्मीद कम है एग्जाम्स में, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आप टाइम सेव कर सकते हैं यदि आपका डिवीजन जल्दी जल्दी आप ऐसे कर लें और एल्गोरिथम के रूप में ऐसे लिख लें। अदरवाइज थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, एल्गोरिथम में इसको मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ता है, तो इतनी बार आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे HCF फाइंड करने के लिए।
एक बार फिर से कंपेयर करके देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ए लिख रहे हैं जो कि अंदर का है, उसके बाद बी लिख रहे हैं इनटू जितनी बार क्वेश्चन होता है उससे मल्टीप्लाई करके जो रिमाइंडर होता है वो लिख रहे हैं। रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो अगले स्टेप पे जा रहे हैं। अगले स्टेप में क्या हो जा रहा है, ये तो यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, फिर से नया मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर रिमाइंडर निकाल रहा है। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फिर से रिप्लेस हो जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, फिर से रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, फिर से रिपीट हो जा रहा है, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, फिर से रिमाइंडर 0 चेक करेंगे। और इसी तरीके से जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक आपको इसी तरीके से चेक करते रहना पड़ेगा। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए वही स्टेप में हम जो डिवीजर जो होगा उस स्टेप का वो एचसीएफ होगा उस पूरे एल्गोरिदम का। तो आप समझ गए होंगे एल्गोरिदम को कैसे स्टेप में लिखते हैं। अब मैं इसको रिटर्न रूप में दिखाऊंगा कि आप कैसे एल्गोरिदम को लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया, अब भी कहीं पे डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक दो बार करके देखिए, खुद से रिपीट कीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से देखिएगा, बैक करके दोनों एग्जांपल्स को देखिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूं। मेन कंफ्यूजन क्या होता है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इसमें कंफ्यूजन होता है। वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि किसको बाहर जाना है, किसको अंदर लाना है, कौन अगले स्टेप में, कौन यहाँ पे जाएगा, कौन नया आएगा। तो इसका बहुत आसान तरीका है कि आप ऐसे डिवाइड कर लें और हर स्टेप के लिए लिख लें, रफ में कर लें, फिर उसको एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख लें। मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करेंगे इसका, फिर से एक क्वेश्चन और करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं कि एल्गोरिदम में इसका कैसे यूज होता है। उससे पहले देख लेते हैं एल्गोरिदम क्या होता है, उसमें क्या लिखते हैं। यहाँ से 2 सवाल उठता है। पहला कि ये मेथड क्यों काम कर रहा है। ये मेथड इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हर बार हर एक स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं किसी भी 2 नंबर के बीच में। हम क्या कर रहे हैं, पहले ये नंबर था उसको हमने तोड़ा और नेक्स्ट वो नंबर ढूंढा पेयर का जिसका कॉमन फैक्टर 4 हो। फिर हमने उसके अगले स्टेप में फिर से वही काम किया, इससे अगला छोटा स्टेप हमने ढूंढा जिसका कॉमन फैक्टर सेम हो इसके जैसा और उसका इसके जैसा। तो हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं जो सेम है ऑल जितने भी नंबर्स हैं उन सब का। तो हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, वो कॉमन फैक्टर को लेके ऐसा नेक्स्ट स्टेप का छोटा नंबर ढूंढ रहे हैं। इसलिए ये मेथड एचसीएफ फाइंड करने के लिए वर्क होता है। ये जो मेन सवाल था कि ये इस मेथड से कैसे हम सॉल्व कर पा रहे, इसका ये आंसर था। दूसरा आंसर ये है कि इसको एल्गोरिदम क्यों कहते हैं, वो भी यहां से सॉल्व हो जा रहा है। यदि एक स्टेप में, यदि मान लीजिए सिर्फ यही स्टेप में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया था तो हम इसको लेमा के द्वारा प्रूव कर सकते थे, लेकिन हमें हर बार जितने भी स्टेप्स हैं उतनी बार हमको इसका यूज करना पड़ रहा है। इसलिए इस स्टेप के लिए तो लेमा हो गया, इस स्टेप के लिए लेमा हो गया, लेकिन यदि हम पूरे प्रॉब्लम की बात करें तो ये क्या हो गया, एल्गोरिदम की बात हो गई। इसलिए यूक्लिड एल्गोरिदम की बात कर रहे थे हम। चलिए बैक करते हैं अपने उसी वाले स्टेप पे और एल्गोरिदम के बारे में देखते हैं। तो साथियों, यदि हम इसमें देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो ये स्टेटमेंट था सेम चीज यही है। वहां पे क्लियर नहीं था इसलिए मैंने इसको साथ में लिख दिया कि बहुत सिंपल सी बात है कि 2 नंबर होता है ए और बी, उसको हम इस यूनिक वे में रखते हैं कि 2 इंटीजर और दूसरे इंटीजर के साथ क्यू और आर के साथ कि वो इस तरह का रिलेशन बनाता है जहां पे इस तरह का फॉर्म होना चाहिए, आर जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। ये कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा और ये पूछ सकता है, ये थ्योरम है आपका, प्रूफ था नहीं इसलिए प्रूफ आपको आपके सिलेबस में होगा नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूं। ये मेन फैक्टर है, इसका यूज करके एल्गोरिदम बनाया गया है। एल्गोरिदम क्या होता है, जो मैंने अभी सॉल्व किया है, ये सारे पार्ट्स को यदि हम साथ में देखें तो वो एल्गोरिदम है। तो देखते हैं कि वो पार्ट्स कैसे आए हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि कोई भी मैंने 2 नंबर ले लिया ए एंड बी, वो 2 इंटीजर्स हैं और वो फॉलो करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसा रिलेशन आता है और आर 0 है
अगर R 0 होता है तो B जो है वो हमारा FCF होगा A और B का। अगर नहीं होता तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे, फिर से अप्लाई करेंगे लेमा थ्योरम, जो हमने अभी यूक्लिड लेमा को हम फिर से अप्लाई करेंगे। और इस बार अप्लाई कब करेंगे कि इसमें चेंजेस आएंगे। वो क्या आएगा, जो अब की बार बी है आपका, जो यहाँ पे बी था वो इस बार क्या आ जाएगा, डिविडेंड में आ जाएगा। ठीक है, आपका जो पिछली बार रिमाइंडर था जो आर नहीं हो पाया था, ये आर हुआ तब तो ऐसा था, आर नहीं होता इफ नॉट तब क्या हुआ, तो वो आर तो यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, आर यहां आ जाएगा, और इस बार फिर से नया R2 आएगा। यदि R2 0 होता है तो हमारा इस बार का जो ये FCF ये हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर से हम स्टेप को रिपीट करेंगे। इस बार फिर से मान लीजिए यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे R2 आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए Q2 और यहाँ पे R3। इसके लिए फाइंड करेंगे, यदि R3 0 होता है तो इस बार का R2 जो ये वाला हिस्सा होगा वो FCF होगा, अगर नहीं होगा तो वही रिपीट होगा। एल्गोरिथम में आप यदि पिछली बार क्वेश्चंस की बात करें, इसमें वही कर रहे थे, हम 0 को ढूंढ रहे थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो जितने भी स्टेप्स हैं वो एक्चुअली में यही बताया जा रहा है हर बार। तो उसको स्टेप्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो एल्गोरिथम है। आपको इसी स्टेप्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आता है तो, आप ऐसा लिखकर नहीं दिखा सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको रफ में कर ले और यहां से आप फटाफट लिख सकते हैं हर स्टेप्स को थोड़े से थ्योरी के साथ। वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन में कि कैसे आपको वो थ्योरी लिखना है। ये एल्गोरिथम हो गया। यहां से ये समझने के लिए है, ये कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन में आपके यूज आएगा, ये आपके पेपर में नहीं पूछा जा सकता यहां से। ठीक है, ये यहां से आपका पेपर में नहीं पूछ सकता, पूछेगा तो सिर्फ यहां तक पूछेगा, ये वाला हिस्सा जो है इससे ऊपर यहां तक ही पूछ सकता है पेपर में। तो ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखते हैं इससे आगे कोई भी एग्जाम्पल में यूज करके कैसे इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आपसे 3 तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज के अंदर, दैट इज 1.1 के अंदर। और उसमें से एक टाइप है जिसमें डायरेक्ट आपसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने को बोलेगा, जो कि ये टाइप है, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल सामने लिख के रखा है, एक आपके साथ सॉल्व करूंगा। ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। और कैसे लिखेंगे, ये स्टेप आपको नहीं लिखना है, स्टेप 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखना है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको आप लिख के रख लीजिए और इसी तरीके से आपको लिख के देना पड़ेगा क्वेश्चन में। ये रफ वर्क है, आप साइड में देख रहे होंगे, इसको मैंने दिखाया नहीं है, ये आपको भी दिखाना नहीं है, रफ में करना है और फिर इसमें से देख के सिर्फ एल्गोरिथम वाला पार्ट लिखना है, थ्योरी आप यहीं से लिख लोगे। तो देखते हैं कैसे होता है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा था, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। ये ए और बी है जो हम अभी तक एल्गोरिथम में लिखते आ रहे हैं, ए और बी। तो सिंस हम ऐसा लिखेंगे, सिंस 867 is greater than 255 and by applying Euclid division lemma, जब हम यूज करेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 867 is equal to 255 into 3 plus 102। आप बोलोगे ये कैसे लिख लिया मैंने, तो मैंने पहले रफ में ये ऐसा कर लिया था, 867 को 255 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स में 765 आ रहा है, उसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 102 आ रहा है, जो कि 0 नहीं है रिमाइंडर। तो मैंने फिर से एक बार किया, इस बार जो 255 था वो डिविडेंड में आ गया और 102 जो रिमाइंडर था पहले वाले स्टेप का वो अब डिवाइजर हो गया। तो इस वाले स्टेप में 2 टाइम्स में 204 आया और 51 रिमाइंडर बचा। ये फिर से 0 नहीं है, तो एक स्टेप और लेके गए और पिछली वाले स्टेप का जो रिमाइंडर था वो इस बार डिविडेंड हो गया और इस वाले स्टेप का जो रिमाइंडर था वो आपका डिवाइजर हो गया। इस बार 2 टाइम्स में कट गया, 0 0 0 आ गया, जो कि रिमाइंडर 0 0 आ गया। जैसे ही आया वो एचसीएफ आ गया। तो 3 स्टेप में आएगा, आपको 3 बार वो लिखना पड़ेगा, जितनी बार में आता उतनी बार आपको लिखना पड़ता। तो पहला स्टेप हमने यहां तक लिखा, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में, चाहे आप सेंटेंस में लिखें या ऐसा लिखें, ये ज्यादा आसान हो जाता है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 102, जो कि ये है वो 0 नहीं है,
इसका लाइन में, इसको आप सेंटेंस में लिख सकते थे, मैंने इसको मैथमेटिकली लिख दिया। ये बात बराबर ही है, ये ज्यादा सही तरीका है, एक लाइन में सब कुछ आ जाएगा इसलिए, क्योंकि जीरो नहीं है। सो न्यू डिविडेंड इजकल टू 255 एंड डिवाइजर इजकल टू 102। डिवाइजर क्या हो गया, जो पहली बार का रिमाइंडर था, और 255 जो पहले ये था वो डिविडेंड हो गया। सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन यहां पे लिख लेना था, डिवीजन लेमा, 255 इजकल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, ये कहां से आया, यहां से आया। 255 इजकल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, ये मैंने यहां लिखा। फिर से लिखेंगे रिमाइंडर इजकल टू 51, जो कि यहां पे है, वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। तो सिंस ये जीरो नहीं है तो फिर से हमको अप्लाई करना पड़ेगा। सो न्यू डिविडेंड इजकल टू 102 और डिवाइज इजकल टू 51। फिर से लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, 102 यहां से लिखेंगे 102 इजकल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। सिंस यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया तो हम यहां पे स्टेप पूरा कर देंगे, वरना ये जब तक चलता रहेगा वहां तक स्टेप लिखेंगे। जो लास्ट स्टेप होगा उसमें ऐसा लिखेंगे द रिमाइंडर इज नाउ बिकम 0। सो डिवाइजर फॉर दिस स्टेप विल बी द HCF ऑफ 287 एंड 255 विच इज इक्वल टू 51। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको लिखना है, सेम सेंटेंस लिखना है। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए इसको पॉज करके। यही सेंटेंस आपको यूज करना है, इसकी जगह बस वैल्यूज अलग लगाएंगे, ए बी की वैल्यू बदल जाएंगी, बाकी सब कुछ सेंटेंस सेम टू सेम होगा। इसलिए मैंने इसको टाइप 1 रखा है, टाइप 1। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आप जानते हैं। ये सेंटेंस आप देख लीजिए, इसको रट लीजिए सेंटेंस को, और जब जब क्वेश्चन पूछेगा कि आपको इसका यूज करके क्वेश्चन करना है किसी भी दो चीज के लिए, तो आप क्या करोगे, झट से ये निकाल लोगे और यहाँ पे ए बी की जो भी वैल्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पे 867 255 है, वैसे ही आप सब कुछ लिखोगे, सेंटेंस सेम होना चाहिए। ये यदि और ज्यादा स्टेप में आएगा तो क्या करोगे, ये फोर्थ वाला स्टेप लास्ट वाला स्टेप होगा जिस भी क्वेश्चन के लिए आपको करने को बोलेगा। बीच में सेम चीज रिपीट होगा, सेम लाइन, ये दोनों लाइन्स रिपीट होती जाएंगी और नए डिविडेंड एंड डिवाइजर्स आते जाएंगे। इस तरीके से आपको पहला टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लीजिए एक और करके दिखाता हूं, ये पहले से कर रखा था, एक करके दिखाता हूं आपको कि मान लीजिए एक और क्वेश्चन, ये भी आपका एक्सरसाइज में है। HCF निकालना है आपको सेम मेथड से, इसका यूज करके, सेम मेथड से यूज करके 135 का और 225 का बाय यूजिंग व्हाट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यदि ऐसा बोलता है तो क्या करोगे, सबसे पहले आप रफ में जाओगे, रफ में फटाफट करके देख लोगे। 225 है वो बड़ा है इसलिए अंदर जाएगा, 135 छोटा है, इससे डिवाइड देंगे तो कितनी बार में होगा, 2 टाइम्स में 270 हो जाता है। यदि आप 135 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 270 आता है, 1 टाइम्स में लगेगा तो 135 होगा। इसको घटाएंगे तो ये 90 आएगा, जो कि जीरो नहीं है। तो फिर से एक बार डिवाइड दिया जाएगा, किसमें, 135 आ जाएगा इस बार, ये उठ के 135 और 90 से 1 बार में ही लगेगा 90, ये 45 होता है। इसको फिर से करेंगे तो 1 इस बार 90 आएगा अंदर, 90 आएगा अंदर, ये 2 टाइम्स में 45 2 90 हो जाता है, ये 0 आ गया, यहां से रिमाइंडर 0 आ गया तो HCF 45 आया। तो आप ये करके देख लेंगे, फिर उसके बाद यहां से लिखेंगे ऐसे करके, सेम सिंस, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको। 225 इज ग्रेटर देन 135 बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको पूरा लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ऐसा लिख सकते हैं 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या आएगा, यहां से आप इसको देख के लिखेंगे 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90। यहां लिखेंगे
remainder is equal to 90 which is not equal to 0. So new dividend is equal to न्यू डिविडेंड क्या होगा, जो इस बार पिछली बार डिवाइजर के रूप में था, ये होगा तो 135 एंड डिवाइजर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका जो पिछली बार रिमाइंडर था क्या चीज 90, ये आ गया. अगेन अप्लाइंग, यहां लिखेंगे अगेन या बाय अप्लाइंग, फिर से लिखेंगे अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. फिर से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है. 135 is equal to 90 into 1 plus 45. Remainder is equal to 45 which is not equal to 0. फिर से लिखेंगे. So again new dividend is equal to 90 and divisor is equal to 45. डिवाइजर कहां से है, ये वाला हो गया, डिविडेंड हो गया यहां से. ये वाला स्टेप कहां से लिखा, 135 is equal to 90 into 1 plus 45. जब अगला स्टेप आएगा, अगले स्टेप के लिए कुछ ऐसा लिखेंगे, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है. अप्लाइंग लेमा, तो यहां से लिख सकते हो 90 is equal to 45 into 2 प्लस यहाँ पे 0. यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. यहाँ पे फिर से सेम सेंटेंस लिखना है आखिरी में, चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब एचसीएफ ये होगा. लिखेंगे द रिमाइंडर is now become 0. So divisor for this remainder is equal to 0 will be HCF of what? HCF of 135, 225 is equal to what? क्या आया था? 45. ये है टाइप 1 का. ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे. ऐसे स्टेप में आएगा, छोटे ही क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है ना. बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 3 से 4 स्टेप वाला आएगा, 4 से ज्यादा रियरली ही आने के चांसेस हैं. ठीक है, इस तरीके से ये टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन हुआ, टाइप 1 का. और भी 2 टाइप के क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके. तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच.